नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपन जो है कलाम का मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे। पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये मेजर टेस्ट है जो पिछले 4 टेस्टों का क्या है, सम्मिलित रूप है। तो देखो, इंदिरा गांधी द्वारा जो है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत की ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो कौन है, इंदिरा गांधी। तो एक तो ये प्रश्न में ही एक प्रश्न बन रहा है, एक उत्तर बन रहा है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। कब की इन्होंने, तो ये 1983 में। सन याद रखना, भारत ने जिस साल पहला वर्ल्ड कप जीता था वही, ठीक है, 1983। कौन सा सम्मेलन था, 7वां सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था, 7वां सम्मेलन। कितने देशों ने भाग लिया, तो 101 देशों ने भाग लिया, ध्यान रखना। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता इंदिरा गांधी द्वारा की गई, कब, 1983 में। कब, कौन सा सेशन था, 7वां सम्मेलन। कितने देशों ने भाग लिया, 101 देशों ने। तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली भारतीय प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, 1983, 7वां, 101 देश। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कौन सा हो जाएगा, 7वां। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 7वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन था उसकी जो अध्यक्षता वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि मौसम परियोजना। मौसम परियोजना ये कोई मौसम से संबंधित नहीं है, ये भारत की जो है एक प्रकार से विदेश नीति से संबंधित है। भारत की एक प्रकार से किससे संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है। तो ये परियोजना सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, एक बात है, मौसम परियोजना संस्कृति से रिलेटेड है, ध्यान रखना, संस्कृति से रिलेटेड है। तो इसकी जो योजना वो किसकी, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की योजना है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर जून 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को के विश्व विरासत के 38वें सत्र में भारत द्वारा इस परियोजना का प्रस्ताव लाया गया। तो बिल्कुल सही है। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये आपको अलग से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो नोट कर लें इसको कि जो मौसम परियोजना है सबसे पहले तो वो संस्कृति मंत्रालय की है। फिर जून 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को के कौन से 38वें सत्र में भारत ने इस योजना का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, इसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के विरुद्ध भारतीय नौसैनिक अड्डों का जो है विस्तृत करना है। तो बिल्कुल गलत है। अभी अपन बात कर चुके हैं किससे संबंधित है, संस्कृति के। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो हिंद महासागर के देश हैं जिनकी संस्कृति एक जैसी है, क्या है, जिनकी संस्कृति एक जैसी है, संस्कृति एक जैसी है। जैसे आपने सुना होगा इंडोनेशिया में जो है रामायण का मंचन किया जाता है, श्रीलंका और भारत का कल्चर भी मिलता जुलता है। तो जो एक जैसी संस्कृति वाले हिंद महासागर के देश है उनमें वापस समन्वय स्थापित करना, वापस क्या करना, समन्वय स्थापित करना, ये उद्देश्य है इसका, ध्यान रखना। तो ये योजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, बिल्कुल सही। जून 2014 में दोहा कतर में यूनेस्को के विश्व विरासत के 38वें सत्र में इस योजना का प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या है, हिंद महासागर के जो एक जैसी संस्कृति वाले देश है उनमें वापस समन्वय स्थापित करना। तो ये नौसैनिक अड्डों वाला गलत हो जाएगा। और अपने को जो पूछा क्या, सत्य कथन, तो सत्य पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, RCEP समझौते में शामिल देश है। तो देखो RCEP का जो है फुल फॉर्म वो है रीजनल, फुल फॉर्म याद रख लेना, रीजनल कंप्रेहेंसिव, ठीक है, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ध्यान रखना क्या है, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और इसमें जो आपके चीन के आसपास के जितने भी देश हैं, चीन सागर वाले देश प्लस हिंद महासागर वाले देश, ठीक है, और प्लस में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश, कौन से देश, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश है इसमें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश। तो ये जो है देश इनमें शामिल है। तो इसमें चीन भी शामिल है, हिंद महासागर के जैसे जापान वगैरह जो है प्रशांत महासागर के पास वाले, जो है चीन के पास वाले, चीन सागर के पास वाले, जिसमें चीन भी शामिल है, ठीक है। और जो है आपका वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, जितने भी देश जो अपने मतलब
बंगाल की खाड़ी के आसपास, चीन सागर ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, थाईलैंड हुआ, ये देश शामिल है इसमें। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जैसे न्यूजीलैंड हुआ, ठीक है, न्यूजीलैंड भी है, जापान भी है इसमें, ऊपर की तरफ चीन के पास में है, ऑस्ट्रेलिया खुद भी है इसमें। तो ये सारे देश हैं। कुल मिला के जो RCEP है इसमें भारत नहीं है। देखो चीन भी है, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, क्योंकि चीन सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास के सारे देश इसमें शामिल हैं। तो ये चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। इनके अलावा मलेशिया भी शामिल है, थाईलैंड भी शामिल है, वियतनाम भी शामिल है, कोरिया भी शामिल है। तो ये सारे देश शामिल है, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है। तो शामिल देश पूछा है तो चौथा, यानी भारत के अलावा ये चारों देश इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो है चौथे के अलावा सारे ऑप्शन सही होंगे। तो कौन से में चौथा नहीं आ रहा? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में चौथा नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो गया। तो समझ में आ गया आपके RCEP क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, जो 24वां क्वेश्चन है यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। देखो यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है, देखो यहां से एक क्वेश्चन हमेशा बना है और कई बार अलग से क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं आता लेकिन अलग से आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, चीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति, ध्यान रखना, चीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति R वेंकटरमन है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है जापान की। देखो एक बात और क्लियर रखना, इस तरफ आधिकारिक यात्रा और असुमेलित बताना है अपने को, ठीक है। तो चीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले जो है कौन थे? R वेंकटरमन, ठीक है। फिर है जापान की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। देखो यहाँ राष्ट्रपति पूछा, यहाँ प्रधानमंत्री, तो जापान की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। फिर है भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। पिछले में रूसी राष्ट्रपति पूछा था, वो अगर टेस्ट पिछली क्लास से नहीं देखे तो देखें, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का भी और सेकंड ग्रेड का भी। तो भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? निकोलाई बुलागिन, ठीक है, बुलागिन। तो भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री भी कौन है? निकोलाई बुलागिन। फिर भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। कौन है? चोउ एनालाई। कौन है? चोउ एनालाई। तो ये देखो, ये अलग से पूछ सकते हैं कि भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे, नाम याद होना चाहिए। प्रथम रूसी राष्ट्रपति कौन थे, ये चीजें अपन पहले क्लियर कर चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखें, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है तो वो याद रखना है, प्रधानमंत्री कौन है याद रखना है। वैसे जापान की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यहाँ देखो चीन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन है? R वेंकटरमन। और भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम चीनी प्रधानमंत्री है चाउ एन लाई। और जो है राष्ट्रपति के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके। अगला क्वेश्चन, तो असुमेलित कौन सा हो गया? चौथा, क्योंकि जो है चीन के प्रधानमंत्री भारत पर आने वाले जो है पहले चाउ एन लाई थे, ली पेंग नहीं थे। अगला क्वेश्चन, UN शांति अभियान के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। UN शांति अभियान के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले UN चार्टर का अध्याय 6 विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। ये चार्टर सारे याद रखने। और एक अपन पिछले वीडियो में शांति अभियान पढ़ रहे थे, जो अपने पहले माइनर टेस्ट में आया था कि जो शांति अभियान है उसका चार्टर में उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान रखना, चार्टर में उल्लेख नहीं मिलता, इसका चार्टर में उल्लेख नहीं मिलता। ये बात पढ़ चुके हैं अपन, नहीं मिलता, ठीक है। तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चार्टर में जरूर मिलता है, लेकिन शांति अभियान का कोई भी चार्टर में उल्लेख नहीं मिलता। शांति अभियान क्या होते हैं कि आप एक देश अपनी सेना दूसरे देशों में भेजे शांति स्थापित करने के लिए। UN चार्टर में शांति अभियान का उल्लेख मिलता है? अरे यार, अभी पढ़ा है अपन ने और पिछले वीडियो में भी पढ़ा कि चार्टर में शांति अभियानों का उल्लेख नहीं मिलता और असत्य बताना था। और यहाँ क्या लिखा है? UN चार्टर में शांति अभियान का उल्लेख मिलता है, तो यही क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में 377(5) को शांति प्रस्ताव के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। शांति प्रस्ताव और शांति अभियान अलग अलग चीज है, ध्यान रखना। शांति अभियान सेना को भेजा जाता है, शांति प्रस्ताव तो महासभा में लाया जाता है बस, ठीक है। वो एक प्रस्ताव होता है, अभियान में जो है पूरी सेना जाती है, एक देश की सेना, जैसे भारतीय सेना कांगो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में जाती है, वो होता है शांति अभियान। 1948 से वर्तमान तक UN के 71 शांति अभियानों में 49 में भारतीयों ने सेवा दी है। और प्रथम महिला शांति अभियान ये पढ़ चुके, प्रथम महिला
शांति अभियान भी भारत का है। शांति अभियान किस देश का है? भारत का। मतलब शांति अभियान में महिलाओं को भेजने वाला देश, प्रथम देश भारत है। ठीक है, यूएन शांति अभियान में महिलाओं को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो भारत है। तो ध्यान रखना, चार्टर में इसका उल्लेख नहीं मिलता, बाकी सब सही है। चार्टर में उल्लेख नहीं मिलता शांति अभियान का, शांति प्रस्ताव का जरूर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 वही है, सुमेलित बताना है आपको। तो असुमेलित कौन सा है? कमलजीत सिंह ग्रेवाल, यूएन अपील ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश। तो बिल्कुल सही है। देखो ये चीजें नोट करनी पड़ेगी आपको, ये वैसे थ्योरी नहीं है कि मैं आपको समझा दूं। फिर है विनय रंजन सेन, डायरेक्टर जनरल FAO। FAO क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO। ठीक है, UNO का फूड जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, कृषि और जो है खाने पाने से, खाद्य से संबंधित है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन रह चुके हैं? विनय रंजन सेन। फिर अंसा मेहता, अंसा मेहता सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गलत है। अंसा मेहता मानवाधिकार जो आपका प्रपत्र आया था, मानवाधिकार से संबंधित जो प्रपत्र आया था, उसकी जो है जो एक मानवाधिकार का सार्वभौमिक प्रपत्र आया था उसमें रह चुकी है। ठीक है, प्रपत्र। और इसके अलावा जो है हंसा मेहता महिला अधिकारों में भी, एक्टिविटी में भी रह चुकी है, महिला अधिकारों में भी। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। फिर विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट बनता है, भारत की थी और जो है प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुके यूएन महासभा की। तो कुल मिला के गलत पूछा था, तो गलत कौन सा है? हंसा मेहता। ये सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की नहीं रही है, ये महिला अधिकारों और मानव अधिकार के सार्वभौमिक प्रपत्र से संबंधित है। तो ये असुमेलित हो गया। और FAO का डायरेक्टर जनरल कौन है? विनय रंजन सेन। और इनका फुल नाम क्या है FAO का? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के किस मिशन के दौरान भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट बनता है, अगर आपने नहीं पढ़ा कहीं पर तो नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के किस मिशन के दौरान भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की स्थापना की थी? तो ये कब की थी? तो की थी कोरिया के टाइम। किस टाइम? कोरिया के अभियान के। भारत का शायद ये पहला अभियान है कोरिया वाला। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के कोरिया मिशन के दौरान शांति अभियान भेजा था यहाँ पर कोरिया में, जब दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया में संघर्ष चला था उस टाइम। तो भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताना है। ये ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये तो एक क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ये क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम ऑर्गेनाइजेशन। और ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस। ये ILO की कार्यकारी परिषद होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। ये ILO की आम सभा होती है। क्या होती है? आम सभा। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आम सभा होती है। फिर कार्यकारी परिषद कौन होता है? तो शासकीय निकाय होता है। ध्यान रखना, शासकीय निकाय। मतलब शासकीय निकाय नाम से एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो होती है इसकी कार्यकारी परिषद। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस ILO की क्या होती है? आम सभा। इसकी मीटिंग वर्ष में एक बार होती है। क्या बोल रहे हैं? इसकी मीटिंग वर्ष में एक बार होती है। तो जो है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब तक 4 भारतीय इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो गया। तो ध्यान रखना, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यकारी परिषद होती है उसको शासकीय निकाय कहते हैं, और जो इसकी आम सभा होती है उसको इंटरनेशनल श्रम कॉन्फ्रेंस या फिर हम क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और इसकी वर्ष में एक बार बैठक होती है, और शासकीय निकाय की वर्ष में 3 बार बैठक होती है। ध्यान रखना, शासकीय निकाय की वर्ष में कितनी बार होती है? 3 बार जो है बैठक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कुछ क्वेश्चन देखो डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण को प्रावधान है? लोक प्रतिनिधित्व नियम
अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका उत्तर होगा धारा 29 क। ठीक है, धारा 29 क ध्यान रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो धाराओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन अपने सामने आए उसको नोट कर लेना है। तो राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान धारा 29 क में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता की शर्तों में सम्मिलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा की प्रति 25 सीटों में से कम एक सीट प्राप्त करने पर वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बन जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। ठीक है, 25 सीटों में से जो है आप ये मान के चलो कि अगर एक सीट कोई दल प्राप्त कर लेता है तो वो राजनीतिक दल जो है राज्य स्तरीय हो जाएगा। जैसे अपने जो है आरएलपी पार्टी है वो राज्य स्तरीय जो है राजनीतिक दल है, क्योंकि उसने 25 में से एक सीट प्राप्त कर रखी है। ठीक है, फिर किसी राज्य की विधानसभा की कम से कम 3 सीटें प्राप्त करे। ठीक है, जरूर, अगर ये नहीं है कि वो भी करे और ये भी करे, अगर कोई दल अगर 25 लोकसभा सीटों में से एक प्राप्त कर लेता है तो भी राजनीतिक दल है, और अगर लोकसभा में नहीं कर पाता लेकिन राज्य विधानसभा की 3 सीटें प्राप्त कर ले तो भी वो राज्य स्तरीय दल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का न्यूनतम 8% प्राप्त करे, तो ये गलत हो गया, 10 नहीं होता, कितना प्रतिशत? 8% प्राप्त करे। ठीक है, इसके अलावा देखो दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य की विधानसभा की कम से कम 3 सीटें प्राप्त करें, तो यहाँ पर 3% वोट भी हो सकता है, जो भी ज्यादा हो उनमें से 3% वोट प्राप्त कर ले तो भी माना जाएगा। दोनों में से जो ज्यादा हो, मतलब अगर 3 सीटें ज्यादा है तो वो मानी जाएगी और 3% वोट ज्यादा है तो वो माना जाएगा। ठीक है, फिर जो है ये देखो 8% जो किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का न्यूनतम 8% होता है, 10 नहीं होता, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर लोकसभा चुनाव में किसी राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% और कम से कम एक सीट प्राप्त करे, तो ये भी सही है। लोकसभा चुनाव का ध्यान रखना, लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% एवं कम से कम एक सीट प्राप्त करे तो भी वो राजनीतिक दल कहलाएगा। तो ये यहाँ पर 10 नहीं होता, 8 होता, तो गलत पूछा था, सम्मिलित नहीं पूछा था, तो तीसरा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन इजी है कि राजनीतिक दल दिए हुए हैं, इधर चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं, मिलाना है आपको। देखो लालटेन पता है आपको, लालू यादव जी की पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, तो ये हो गया बी का पहला। ठीक है, शिवसेना को पता ही आपको, शिवसेना के तीर कमान होते हैं, हालांकि अभी तो शिवसेना 2 भागों में बंट गई, लेकिन नॉर्मल जो चुनाव चिन्ह था वो तीर कमान ही था। ठीक है, फिर नागा पीपुल फ्रंट, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके, इसका अपन ने क्या पढ़ा था? मुर्गा, तो ये हो गया मुर्गा। और तेलुगु देशम पार्टी का क्या हो गया? साइकिल। और अब आपका क्वेश्चन आता है कि साइकिल एक अन्य भी राज्य स्तरीय दल का चुनाव चिन्ह है, उसका नाम कमेंट करें। किसका साइकिल है? साइकिल तेलुगु देशम का तो है, लेकिन एक पार्टी का और है साइकिल, जो फेमस पार्टी है, तो कमेंट जरूर करें। तो ए का क्या हो जाएगा? 4, तेलुगु देशम का साइकिल, राष्ट्रीय जनता दल की लालटेन, शिवसेना की तीर कमान और नागा पीपुल फ्रंट की मुर्गा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, साइकिल वाला कमेंट जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? एक तरफ राजनीतिक दल, एक तरफ श्रमिक संघ जो दबाव समूह होते हैं। समाजवादी पार्टी HMC, तो बिल्कुल सही, HMC का पूरा नाम है हिंद मजदूर संघ। क्या है ये? पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हिंद मजदूर संघ। ये किससे संबंधित है? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITU का मतलब है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये इन्हीं का ही है, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का श्रमिक संघ कौन सा है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का BMC नहीं है, तो ये गलत हो गया। BMC है भारतीय मजदूर संघ। क्या है? भारतीय मजदूर संघ। और ये किस पार्टी से संबंधित है? BJP, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित कौन सा है? तो इससे है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये इससे संबंधित है, CPM से, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन।
ठीक है। फिर है कांग्रेस, कांग्रेस से संबंधित INTUC, मतलब क्या हो गया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इससे संबंधित है, ध्यान रखना। तो ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी का HMC, हिंद मजदूर संघ, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ना कि BMC, क्योंकि BMC है भारतीय मजदूर संघ, जो किसका है, बीजेपी का। कांग्रेस का INTUC जो है इंडियन नेशनल, बाकी यही है ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो तो CPI का है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो किसका है, कांग्रेस का। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा प्रदर्शनकारी दबाव समूह नहीं है, दबाव समूह है। देखो प्रदर्शनकारी दबाव समूह को विलोम दबाव समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम दबाव समूह, विलोम दबाव समूह। तो विलोम दबाव समूह क्या होते हैं, ये पहली बात तो हिंसात्मक होते हैं। क्या होते हैं, हिंसात्मक, ठीक है, और सरकार के अगेंस्ट रहते हैं, सरकार के विपरीत रहते हैं, के विपरीत। तो ध्यान रखना, प्रदर्शनकारी दबाव समूह कौन से होते हैं, इनको विलोम दबाव समूह कहते हैं। सरकार के विलोम रहते हैं, हिंसात्मक हो सकते हैं, सरकार के विपरीत रहते हैं, ठीक है। और इसमें से देखो जिसमें भी लिबरल नाम आ जाए ना, लिबरल, वो हमेशा जो है प्रदर्शनकारी दबाव समूह होता है। तो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। लिबरल नाम आते ही जो है प्रदर्शनकारी दबाव समूह में नाम आता है। नक्सली जो समूह है, नक्सलवाद, वो भी इसी से है। नक्सली समूह भी किससे संबंधित है, प्रदर्शनकारी से, क्योंकि ये हिंसात्मक होते हैं, ठीक है। लिबरल नाम आते, लिबरेशन या लिबरल नाम आते ही आप प्रदर्शनकारी दबाव समूह कर देना, ठीक है, हिंसात्मक होते हैं। नक्सली दबाव समूह है वो भी इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले क्या आ रहा है कि अर्णोराज ने गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य को परास्त किया, तो ये गलत है। कुमारपाल चालुक्य को विग्रहराज ने परास्त किया था। किसने, विग्रहराज ने। तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर प्रबंध चिंतामणि और द्वाश्रय महाकाव्य में कुमारपाल एवं अर्णोराज के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। अर्णोराज और इसके मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें, जो है आपके कुमारपाल, जो प्रबंध चिंतामणि है उसमें, ठीक है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2, केवल 2 इसका सही है। कुमारपाल के साथ युद्ध जरूर हुआ था, लेकिन कुमारपाल को जो है अर्णोराज ने परास्त नहीं किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अर्णोराज का युद्ध जरूर हुआ था कुमारपाल के साथ, लेकिन उसको परास्त नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको ये दूसरी लाइन याद रखनी है, परास्त वाली को छोड़ो, कि प्रबंध चिंतामणि और द्वाश्रय महाकाव्य में कुमारपाल और अर्णोराज के युद्ध का वर्णन मिलता है। अलग से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 बोल रहा है कि कवि बांधव की उपाधि पता है आपको, विग्रहराज चतुर्थ को थी किसकी बांधव, कवि बांधव की उपाधि, वो किसने दी थी, ठीक है। कवि बांधव की उपाधि जो है किसने दी थी, विग्रहराज चतुर्थ को। तो ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट बनता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो इसका जयानक भट्ट होगा, ठीक है। जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी थी किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, ये जो है क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था कलाम एकेडमी द्वारा, तो इसको हम नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें राणा अमीर के बारे में पूछा, और कुछ कथन तो इन्होंने किसको दे दिए, अमीर जो है, कुछ कथन तो अमीर दे दिए सिसोदिया के, जो कांगेर थे, चित्तौड़ के राजा थे, और कुछ कथन इन्होंने अमीर चौहान के दे दिए, जो रणथंभौर के शासक थे। तो ये सब सही हो रहे हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 अमीरों को मिलाकर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया गलती से, तो ये डिलीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने जालोर दुर्ग में अल्लाई मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो अल्लाई और ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और आपको पता है कानड़देव तो बना नहीं सकता, समर सिंह बना नहीं सकता, मालदेव बना नहीं सकता, अलाउद्दीन खिलजी ही बनाएगा, क्योंकि मस्जिद बना रहा है, मंदिर थोड़ी बना रहा है। तो जालोर दुर्ग में अल्लाई मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, एक तरफ क्रांति का केंद्र है और दूसरी तरफ जो है नेतृत्व करता है। तो सबसे पहले नीमच में मोती खां, लाला जयदयाल, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल में से मोहम्मद अली बेग थे, ठीक है। ये याद रखने पड़ेंगे, अगर याद नहीं है तो याद करो। नीमच क्रांति से संबंधित मोहम्मद अली बेग, कोटा से संबंधित कौन थे, लाला जयदयाल, और इनके साथ एक और थे हरदयाल, वो भी इसी से संबंधित थे, जयदयाल और हरदयाल। एरिनपुरा से संबंधित थे मोती खां। धौलपुर से कौन थे, हीरालाल, ठीक है।
धौलपुर से कौन संबंधित थे? किशन लाल भी थे, हीरालाल भी थे। तो धौलपुर से संबंधित हीरालाल। नीमच से ध्यान रखना, मोहम्मद अली बेग बहुत फेमस नाम है, वो नीमच से संबंधित थे। तो मोहम्मद अली बेग किससे हो गए? एक मिनट, मोहम्मद अली बेग नीमच से। कोटा से लाला जयदयाल और हरदयाल। एरिनपुरा से मोती खां। धौलपुर से हीरालाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मेजर बर्टन की हत्या के लिए जांच के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? मेजर बर्टन कहाँ के थे? कोटा के। मेजर जो है कोटा के क्या थे? ये कोटा के जो आपके होते थे ना एजेंट, क्या होते थे, इसका नाम भूल रहा हूं मैं, एजेंट होते थे ना, जो भी एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो एजी तो वो होते थे जो पूरे राजस्थान पे होते थे। ठीक है, तो मेजर बर्टन किससे संबंधित है? कोटा से। ठीक है, अभी नाम दिमाग में नहीं आ रहा उनका कि क्या कहते थे इनको। ठीक है, तो मेजर जो है बर्टन जिनकी हत्या कहाँ की गई थी? कोटा में की गई थी। उसके लिए एक जांच कमेटी का आयोग का गठन किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड रॉबर्ट्स ने। किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट्स ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। और आज का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजपुताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में सत्य कथन बताने। गणेश शंकर विद्यार्थी की अध्यक्षता में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, तो बिल्कुल गलत है। किसकी अध्यक्षता में की गई? 1918 में की गई। और किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। और कहां की गई? चांदनी चौक दिल्ली में। तो दिल्ली तो सही है, चांदनी चौक दिल्ली में की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना 1918 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्यालय अजमेर रखा गया, तो यह भी गलत है। इसका मुख्य कार्यालय रखा गया कानपुर। कहां रखा गया? कानपुर। राजस्थान में इसका मुख्य कार्यालय कहां रखा गया? अजमेर। राजस्थान में मुख्य कार्यालय अजमेर में था, वैसे जो है इसका जो है कानपुर में रखा गया। तो आप इसको मुख्य कार्यालय राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये सही होगा, वरना जो है इसका मुख्य कार्यालय कहां पर था? कानपुर में था। ठीक है, और राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में था। ठीक है, तो इसको सही जो है मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अजमेर में कार्यालय था और जो है इसका वैसे कानपुर में था मुख्य कार्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसके चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नरसिंह चिंतामणि केलकर ने की, तो बिल्कुल नहीं। चौथे जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी गणेश नारायण। किसने की थी? गणेश नारायण सोमाणी ने। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके चारों अधिवेशन याद रखने हैं। तो इसमें देखो दूसरा सही है केवल, क्योंकि इसका कार्यालय अजमेर में था, कोई शक नहीं है, राजस्थान के संदर्भ में अजमेर में था, और वैसे इनका कानपुर में था, तो इसको सही मान भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, तो अब देखो इसके चारों जो इसके अधिवेशन हुए थे वो याद रख लेना। हमेशा एक क्वेश्चन आता है। पहला हुआ था, एक मिनट, पहला अधिवेशन हुआ था आपका दिल्ली में, और दिल्ली में हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन हुआ था इसका अमृतसर में। कहां हुआ था? अमृतसर में। किसकी में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में। ध्यान रखना, तीसरा अजमेर में हुआ था, वापस जमनालाल बजाज के जो है अध्यक्षता में। चौथा इसका हुआ था नागपुर में। 4 अधिवेशन हुए थे, और चारों में से एक जरूर पूछते हैं, हमेशा पूछा है, पिछले सेकंड ग्रेड में भी पूछा था। और नागपुर वाला हुआ था गणेश नारायण सोमाणी। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। इसका वैसे तो देखो 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, वैसे तो इसका कार्यालय कानपुर था, लेकिन अजमेर में क्षेत्रीय कार्यालय भी था। तो ये दोनों सही होते हैं, कानपुर और अजमेर। तो ऑप्शन 2 है, 2 इसका सही उत्तर माना गया है। तो आज के जो है क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।